था मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। आज हम लोग बायोलॉजी का क्लास 1 करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है, क्योंकि बायोलॉजी से 5 से 7 नंबर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हम पर डे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन टाइम रखते हैं संडे, और संडे जो है हम चैप्टर वाइज बायोलॉजी का क्लास लेके आते हैं। ठीक ना, आप बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन इसमें जितने भी कोशिका से संबंधित क्वेश्चन आंसर होंगे सब हम कवर करेंगे। और जितने भी चैप्टर वाइज बायोलॉजी में हैं 20 से 25 वीडियो होंगे और 20 से 25 चैप्टर को हम कवर करेंगे। तो ये 100% गारंटी देते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जितना हम संपूर्ण यूट्यूब पे पढ़ा देंगे, हम अपने चैनल पे यूट्यूब पे उस संपूर्ण यूट्यूब पर आज तक फाउंडेशन क्लास जो है कोई नहीं पढ़ाया है। तो चलिए लगे हाथे, आज हम लोग सक्सेस मिरर पॉइंट पे जीव विज्ञान बायोलॉजी में क्लास 1 करेंगे। आज का बायोलॉजी में जो क्लास होगा, चैप्टर होगा कोशिका का। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है बायोलॉजी, जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं, जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं। जंतु विज्ञान में जो हम लोग पढ़ेंगे एनिमल मतलब जानवर के विषय में पढ़ेंगे, जैसे कुत्ता, बिलाय, गधा, घोड़ा, बकरी, आदमी, जितने भी हैं ये जंतु विज्ञान एनिमल के अंतर्गत आता है, जिसको हम लोग जूलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, उसके विषय में पढ़ेंगे। जूलॉजी की पिता की बात कहा जाए, ये जंतु विज्ञान की पिता का अरस्तु। जंतु विज्ञान का पिता कौन है? अरस्तु। इनके बाद वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान 2 प्रकार के, एक जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के विषय में हम लोग जानवर के विषय में पढ़ेंगे, और वनस्पति विज्ञान के विषय में हम लोग पेड़ पौधा के विषय में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोटनी के नाम से जानते हैं। बोटनी का पिता या वनस्पति विज्ञान का पिता का कहा जाए थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब चलिए बात करते हैं कोशिका की। कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। सबसे पहले बात करते हैं, क्रिस्टोग्राफ एक मशीन था जिसका आविष्कार एक भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने किया था। याद रखिएगा, क्रिस्टोग्राफ एक मशीन होती है जिसके आविष्कार एक भारतीय वैज्ञानिक ने किया था, जिसका नाम था जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु ने कहा था कि पेड़ पौधे में भी जीव होते हैं। याद रखिएगा, किसने कहा था पेड़ पौधे में भी जीव होते? एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम था जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने ही कहा था कि पेड़ पौधे में भी जीव होते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसने कहा था कि पेड़ पौधे में भी जीव होते हैं? तो ये जगदीश चंद्र बसु ने कहा था कि पेड़ पौधे में भी जीव होते हैं। इनके बाद चलिए अब आते हैं बायोलॉजी की ओर। बायोलॉजी ये कोशिका की ओर आते हैं। कह रहा है कि जीवन के आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। हमारे जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं? हमारे शरीर की जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका मापने की सबसे छोटी इकाई को माइक्रोमीटर कहते हैं। कोशिका मापने की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो माइक्रोमीटर के नाम से जाना जाता है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट, शरीर की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो मानव शरीर में सबसे छोटी इकाई जो होते हैं ये डीएनए होते हैं। इनके बाद आरएनए। मानव शरीर की बात किया जाए, ये एनिमल मतलब एनिमल जानवर की विषय में बात किया जाए, जंतु विज्ञान की विषय में बात किया जाए। इनके बाद बात करते हैं कि कोशिका को बायोलॉजिकल नाम से क्या कहा जाता है? तो साइटो कहा जाता है। कोशिका को बायोलॉजिकल नाम से क्या कहा जाता है? तो साइटो कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। याद रखिएगा, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका की खोज की बात करें, सर्वप्रथम जो किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का सर्वप्रथम खोज किया था। याद रखिएगा, बात समझे। तो कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट हुक ने एक
मृत कोशिका की खोज किया था। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज नहीं की थी। और कहाँ पे खोजा था? मगरमच्छ की इन्होंने जो खोजा था कहाँ पे? मधुमक्खी की छत्ता में। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? तो ये शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जिसका वजन 1.6 kg होता है, जिसको पाउंड में कहा जाए 3.1 पाउंड के बराबर है। ये रहा शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा का इमेज ये रहा। इनके बाद बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी की कोशिका किसकी होती है? तो माइकोप्लाज्मा। ये रहा माइकोप्लाज्मा का इमेज। इसकी कोशिका जो होती है ये सबसे छोटी होती है। इनके बाद चलिए मानव शरीर में बात करते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका की बात किया जाए, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका की बात किया जाए, तंत्रिका तंत्र, जिसको न्यूरॉन के नाम से भी जाना जाता है। तंत्रिका तंत्र का आप लोग को इमेज दिखाते हैं। ये रहा तंत्रिका तंत्र का इमेज, जो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का क्या नाम है? तंत्रिका तंत्र है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात किया जाए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात किया जाए तो अंडाणु है। अंडाणु जो है ये महिलाओं में पाया जाता है। अंडाणु किस में पाया जाता है? महिलाओं में। ये रहा अंडाणु का इमेज। और ये जो है शुक्राणु है। शुक्राणु जो है ये पुरुष में पाए जाते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम है शुक्राणु, जो किस में पाए जाते हैं? पुरुष में पाए जाते हैं, जिसको स्पर्म के नाम से भी जाना जाता है। इनके बाद बात करते हैं एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव यह प्रोटोजोआ संघ। एक कोशिकीय जीव को हम लोग प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत भी रखते हैं। एक कोशिकीय जीव को किसके संघ अंतर्गत रखते हैं? तो प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत। जब हम लोग प्रोटोजोआ संघ अंतर्गत पढ़ेंगे सृष्टि पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी प्रोटोजोआ संघ की वहाँ अधिक चर्चा करेंगे। यहाँ सिर्फ हम लोग एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय को देख लेते हैं। एक कोशिकीय की बात किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक कोशिकीय जीव एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक कोशिकीय जीव जो है ये एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रजनन की बात किया जाए, प्रजनन जो होते हैं इसमें बहुत तेजी से होती है। एक कोशिकीय जीव में प्रजनन जो होते हैं ये बहुत तेजी से होते हैं। श्वसन की बात करें, एक कोशिकीय जीव ये विसरण विधि से करते हैं। एक कोशिकीय जीव श्वसन किससे करते हैं? तो विसरण विधि से करते हैं। और भोजन की बात किया जाए, भोजन ये अपने कुटपात के विधि से करते हैं। भोजन कैसे करते हैं? कुटपात के विधि से करते हैं। और श्वसन विसरण विधि से करते हैं एक कोशिकीय जीव। जैसे में बात किया जाए, जैसे में एसिटाबुरिया सबसे बड़ी एक कोशिकीय जीव होती है। एसिटाबुरिया जो होती है ये सबसे बड़ी कोशिकीय जीव होती है। और माइकोप्लाज्मा की बात करें, ये सबसे छोटी एक कोशिकीय जीव होती है। ये रहा माइकोप्लाज्मा का इमेज। इनके बाद चलिए बात करते हैं पैरामीशियम। ये पैरामीशियम का इमेज है। ये जो अपना भोजन जो है ये सिलिया के द्वारा करते हैं। पैरामीशियम जो है ये एक कोशिकीय जीव होते हैं और ये अपना भोजन सिलिया के द्वारा करता है। एक कोशिकीय जीव में केवल एक ही कोशिकाएं जैविक कार्य करते हैं। इनके बाद बात करते हैं अमीबा। ये रहा अमीबा का इमेज। इसका कोई आकार नहीं होता। अमीबा का जो आकार होता है इसका कोई आकार नहीं होता है। भोजन जो है ये अपना कुटपात विधि से करता है। भोजन किस विधि से करता है? कुटपात विधि से करता है। इनके बाद बात करते हैं युगलिना। ये रहा युगलिना का इमेज। युगलिना की बात करें तो ये भी एक प्रकार के एक कोशिकीय जीव है। ये दिन में प्रकाश संश्लेषण करता है। कब प्रकाश संश्लेषण करता है? ये दिन में। प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है कि जब भी ये हरे पेड़ पौधे सूर्य भोजन बनाने की क्रिया को ही हम लोग क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जंतु एवं पादप कोशिका दोनों का गुण पाया जाता है। तो युगलिना में जो है ये जंतु और पादप कोशिका का दोनों का गुण पाया जाता है। एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ऐसा कौन सा जीव है जिसमें कि पादप और जंतु कोशिका दोनों का गुण पाए जाते हैं? ये पेड़ पौधे की तरह से भी दिखेंगे आपको और मानव की तरह भी ये दिख सकते हैं, जीव जंतु की तरह भी ये दिख सकते हैं। बात समझे? तो इनके बाद देखिए इसमें हम बता देते हैं कि इसको क्यों कहा जाता है। इसकी जूम करके दिखाते हैं। इसमें जो कार्य होते हैं, हरित लवक का भी कार्य होता है, केंद्रक भी होता है
और नेत्र बिंदु मतलब आँख भी होता है। तो हरे पेड़ पौधे जो होते हैं जिसको हम लोग पादप कोशिका कहते हैं, पादप कोशिका में नेत्र नहीं होता है, लेकिन युगलिना एक ऐसा जीव है जो कि पादप कोशिका भी आते हैं और जंतु कोशिका के भी अंतर्गत आते हैं, जिसको हम लोग युगलिना कहते हैं। ये देख भी सकते हैं और हरित लवक की भी क्रिया होती है, ये हरे भी होते हैं और देखते भी हैं। समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। और दिन में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इनके बाद चलिए नेक्स्ट इनके बातें विषय में जान लेते हैं। रात में दूसरे जीव को ये पकड़ के खाते हैं। अब सोचिए, हरे पेड़ पौधे के तरह होते हैं लेकिन रात में ये दूसरे जीव को पकड़कर खा जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव जिस जीव का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जिस जीव का शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसको हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे में बात किया जाए शैवाल, शैवाल जो है ये बहुकोशिकीय जीव है। शैवाल सरल सजीव है। शैवाल जो है ये सरल सजीव है। ये रहा शैवाल का इमेज। नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन है, सर शैवाल क्या होता है। आप लोग अपने घर में कीचड़ देखे होंगे, काई देखे होंगे, बस उसी का ये इमेज है, उसी को हम लोग शैवाल कहते हैं। अधिकांश शैवाल पौधों में समान सूर्य प्रकाश संश्लेषण में उपस्थित प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर अपना भोजन बनाते हैं। अधिकांश शैवाल जो होते हैं तो प्रकाश संश्लेषण सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना भोजन को बनाते हैं। इनके बाद बात करते हैं कवक। कवक कई प्रकार के होते हैं जिसको हम लोग मशरूम के नाम से भी जानते हैं। मशरूम भी जो है ये एक प्रकार के कवक है। ये रहा कवक का इमेज। ये बहुकोशिकीय जीव है। कवक एक प्रकार का जीव होते हैं। कवक क्या होते हैं? एक प्रकार के जीव होते हैं जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से बनाते हैं। जो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? सड़े गले भोजन और मृत कार्बनिक पदार्थ से बनाते हैं। ये संसार के प्रारंभ से जगत में उपस्थित थे। जब इस सृष्टि की रचना हुई थी ये प्रारंभ में ही इसकी क्या हो गई थी? आरंभ हो गई थी। प्रारंभ से ही थे। जिस समय सृष्टि की रचना हुई थी यह उसी समय से थे। इसका सबसे बड़ा लाभ इसका संसार में अपमार्जक के रूप में कार्य करता है। इसका जो है सबसे बड़ा लाभ जो होता है इनका शरीर संसार का अपमार्जक के रूप में कार्य करता है। इसके द्वारा जगत में से कचरा हटा दिया जाता है। इनके बाद बात करते हैं कोशिका की। चलिए कोशिका पे थे हम लोग, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय देख लिए। अब बात आते हैं कोशिका पे। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का वास्तविक ज्ञान माइक्रोस्कोप सूक्ष्म जीव के आविष्कार के बाद ही प्राप्त हुआ। कोशिका की बात करें, वास्तविक ज्ञान जो हम लोग को मिला है जब माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ, इसके बाद ही हम लोग को कोशिका के विषय में ज्ञान मिला है। कोशिका की सर्वप्रथम खोज की बात करें, एक अंग्रेजी वैज्ञानिक था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम कोशिकाओं को खोजा था। कब किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका को खोजा था। इनके बाद चलिए रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं को खोजी थी। कैसी कोशिकाओं को? मृत कोशिकाओं को। मृत कोशिका को कहा मधुमक्खी की छत्ता में खोजा था। कहाँ पर खोजा था? मधुमक्खी की छत्ता में खोजा था। समझे? जिसका नाम इन्होंने क्या दिया? सेल दिया। इसका नाम क्या दिया? रॉबर्ट हुक ने सेल दिया। रॉबर्ट हुक ने जीवन की आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई की भी खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने ही कहा कोशिका जो होते हैं जीवन के आधारभूत एवं संरचना एवं क्रियात्मक इकाई होते हैं। इसीलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इनके बाद बात करते हैं जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया। जीवित कोशिका का जो खोज सर्वप्रथम किया था किसने किया था और कब किया था? 1674 ईस्वी में एंटियोविन ल्यूवेक हॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं का खोज किया था। याद रखिएगा, एंटियोविन ल्यूवेक हॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं का खोज किया था। किसने? एंटियोविन ल्यूवेक हॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं का खोज किया था, जिसका नाम इन्होंने प्रोटोजोआ दिया। जिसका नाम क्या दिया इन्होंने? प्रोटोजोआ। 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक ने बताया कि
प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में गोलाकार संरचना होती है। प्रत्येक कोशिका का जो केंद्रक होता है, 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि प्रत्येक कोशिका में केंद्रक में एक गोलाकार संरचना होता है। इसे ब्राउन केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? ब्राउन केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। इनके बाद बात करते हैं पुरकिंजे की। पुरकिंजे के विषय में लगे हाथे देख लेते हैं। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्थपरत दानेदार सजीव को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य के नाम से दिया। पुरकिंजे ने 1800 कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जीव द्रव्य को खोजा। इनके बाद बात करते हैं कोशिका सिद्धांत की। कोशिका सिद्धांत की बात करें, स्लाइडन एवं स्वान ने 1839 ईस्वी में दिया। 1839 ईस्वी में स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कोशिका सिद्धांत, इन्होंने यह बात व्यक्त की कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई है। तो स्लाइडन एवं स्वान ने क्या सिद्ध किया? प्रत्येक व्यक्ति का जो होती है कोशिका का शरीर एवं संरचनात्मक इकाई होती है। इनके बाद 1855 पे आते हैं। बिरचो ने भी कुछ दिया। 1855 ईस्वी बिरचो ने क्या कहा? ने बताया कि कोशिका का निर्माण पहले मौजूद कोशिकाओं से ही होता है। याद रखिएगा, बिरचो ने क्या कहा था? 1855 ईस्वी में कोशिका का जो निर्माण होते हैं, जब तक पहले से कोशिका नहीं रहेंगे तो कोशिका का निर्माण होना संभव नहीं है। इनके बाद बात करते हैं, मैक्स शुल्ज आया। मैक्स शुल्ज 1861 में क्या कहा? मैक्स शुल्ज ने बताया कि कोशिका प्रोटोजोआ का एक पिंड है। कोशिका जो होते हैं प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड होते हैं। इसमें एक केंद्रक होता है। इनके बाद 1884 ईस्वी में आते हैं, स्ट्रासबर्गर की बात करते हैं। स्ट्रासबर्गर ने 1884 ईस्वी में क्या कहा? स्ट्रासबर्गर ने बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशगतिक भाग हैं। केंद्रक जो है ये वंशीगत, मतलब जैसन गुण तुम्हारे माता पिता में रहेगा वैसन गुण तुम्हारे में भी रहेगा। यह स्ट्रासबर्गर ने ही बताया है, याद रखिएगा। इनके बाद बात करते हैं कोशिका की। तो ये रहा कोशिका का इमेज, जो आप लोग बचपन से 9-10 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। कोशिका झिल्ली होती है, ग्लैजिका होता है, सेंट्रोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, केंद्रक होता है, केंद्रक छिद्र होता है, केंद्रिका झिल्ली, राइबोसोम, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, केंद्रिक द्रव्य, क्रोमैटिन, दानेदार अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब इस सब के विषय में एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोशिका भित्ति की। ये रहा कोशिका भित्ति का इमेज। कोशिका भित्ति सबसे पहले बात करते हैं तो ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में बना जाता है। पादप कोशिका जो कोशिका भित्ति होती है ये सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। तो पादप कोशिका के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं, जो सेलुलोज का बना होता है। बात करते हैं जंतु कोशिका में। तो जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका के सबसे बाहरी भाग को कोशिका झिल्ली कहते हैं, या इसको प्लाज्मा झिल्ली के भी नाम से जाना जाता है। यह रहा जंतु कोशिका के प्लाज्मा झिल्ली का इमेज या कोशिका झिल्ली का इमेज। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली की बात किया जाए, ये प्रोटीन का बना होता है। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली की बात किया जाए तो ये प्रोटीन का बना होता है। इनके बाद बात करते हैं, कोशिका के सभी अंग प्लाज्मा झिल्ली के अंदर बंद होते हैं। जितना भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद सभी कोशिका झिल्ली के अंदर बंद होंगे। सबसे पहले एक नंबर पे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम लोग सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है। यह रहा माइटोकॉन्ड्रिया का इमेज। ये किसका इमेज है? माइटोकॉन्ड्रिया का। अब एक एक करके माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में पढ़ेंगे। आप इमेज में अच्छी तरह से देख लीजिए, बार बार हम माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में इमेज दिखाएंगे नहीं। तो चलिए माइटोकॉन्ड्रिया से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये रहा आपके सामने प्रश्न। कर पावर हाउस
कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, या कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। एग्जाम के व्यू से भी आई है, याद रखिएगा। कोशिका का जो ऊर्जा घर कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। पहली बार 1857 ईस्वी में फिजियोलॉजिस्ट अल्बर्ट वॉन लोकिलर द्वारा खोजा गया था। माइटोकॉन्ड्रिया का कब खोजा गया, 1857 ईस्वी में, याद रखिएगा। अब कहाँ पे खोजा गया, तो इसे कीटों की पेशियों में खोजा गया था। माइटोकॉन्ड्रिया का कहाँ पे खोजा गया था, कीटों की पेशियों में खोजा गया था। बाद में 1866 ईस्वी में रिचर्ड अल्डमैन द्वारा इसे बायोप्लास्टर जीवन रोगाणु के नाम से नाम दिया गया। 12 साल बाद कार्ल वेंडा द्वारा ऑर्गेनेल का नाम बदलकर माइटोकॉन्ड्रिया किया गया। बात समझे। तो माइटोकॉन्ड्रिया में 3 वैज्ञानिक आए, तीनों ने अपना अपना रिसर्च करके और तीनों वैज्ञानिक चल दिए, अलग अलग नाम भी चेंज किए। तो हम लोग को याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा घर। अब माइटोकॉन्ड्रिया का हमारे शरीर में क्या कार्य है, माइटोकॉन्ड्रिया का हमारे शरीर में जो कार्य है, ये कोशिकीय शोषण का कार्य करता है। किस चीज़ का कार्य करता है, कोशिकीय शोषण का कार्य करता है। कोशिकीय शोषण कैसे करते हैं, 38 क्रेब्स साइकिल विधि द्वारा 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है क्रेब्स साइकिल विधि द्वारा 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। किसका, ग्लूकोज, जिसको हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ये क्या करते हैं, बात समझे। तो ग्लूकोज से क्या होते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा मिलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की दीवार की बात करें, अंदर की दीवार ये क्रिस्टी की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की दीवार किसकी बनी होती है, तो क्रिस्टी की बनी होती है। इनके बाद ग्लेजी काय की बात करते हैं। 4 नंबर पे आते हैं ग्लेजी काय। ये रहा ग्लेजी काय का इमेज, याद रखिएगा। ग्लेजी काय को ग्लेजी बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, ऊर्जा का निर्माण करना। ऊर्जा निर्माण कर दिया माइटोकॉन्ड्रिया, और ग्लेजी का ये हमारे शरीर में ऊर्जा का स्थानांतरण या परिवहन करने का कार्य करते हैं। तो ग्लेजी का क्या करते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा का परिवहन करने का कार्य करते हैं। अमूर्त कोशिकाओं का अस्तित्व, जिससे आप गोली उपकरण या गोगली कम्प्लेक्स या बस गोलिक के रूप में जाना जाता है, के बारे में सबसे पहले 1898 ईस्वी में कैमिलो गोलिक ने बताया था। इनके बाद चलिए नेक्स्ट, जब उन्होंने तंत्रिका कोशिकाओं का एक आंतरिक जालीदार उपकरण का वर्णन किया था, जो एक प्रकार का संचरित था, रसधानी। इनके बाद 5 नंबर पे आते हैं रसधानी। ये रहा रसधानी का इमेज। रसधानी जो हमारे शरीर में, मानव शरीर में 65% जल को स्टोर करके रखता है। रसधानी का क्या कार्य है, मानव शरीर में 65% जल को स्टोर करके रखता है। इसके बाद सूखी लकड़ी को तैरना, ये ऋतिका के कारण होता है। सूखी लकड़ी जो पानी में तैरती है, ये किसके कारण होती है, ऋतिका के कारण होते हैं। इनके बाद आते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या कार्य है, इसे आत्महत्या का थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके पास एक जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, जिसको हम लोग हाइड्रोलिटिक एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। क्या, हाइड्रोलिटिक एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज और नामकरण बेल्जियम के जीव विज्ञान क्रिश्चियन डॉक्टर ड्यूबे द्वारा किया गया था। तो लाइसोसोम का जो नामकरण और खोज की बात किया जाए, एक बेल्जियम का एक जीव वैज्ञानिक का पप्पा था, क्रिश्चियन डी ड्यूबे द्वारा ही किया गया था, जिन्होंने अंततः 1874 ईस्वी में फिजियोलॉजी या मेडिकल को नोबेल पुरस्कार मिला। लाइसोसोम में 60 से अधिक विभिन्न एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम में 60 से अधिक विभिन्न एंजाइम पाए जाते हैं और 50 से अधिक प्रोटीन पाए जाते हैं। लाइसोसोम में 50 से अधिक प्रोटीन पाए जाते हैं, 60 से अधिक एंजाइम पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर सभी अंग पर छिड़कने से
ये खत्म हो जाते हैं। लाइसोसोम एक ऐसा एंजाइम है जो कोशिका के किसी भी अंग पर छिड़केंगे तो वो खत्म हो जाएगा। कोशिका को ये पूरी तरह बर्बाद कर देता है और कोशिका को ये साफ सफाई करने का कार्य करती है लाइसोसोम। इनके बाद बात करते हैं नोट में, रक्त में जो है लाइसोसोम नहीं पाया जाता, ब्लड में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इनके बाद बात करते हैं राइबोसोम। ये रहा राइबोसोम का इमेज। इसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। यह प्रोटीन का निर्माण करते हैं कौन? राइबोसोम। प्रोटीन का फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो राइबोसोम की खोज 1855 के दशक में रोमानिया के जीव वैज्ञानिक जॉर्ज पोलैंड ने की थी। राइबोसोम का खोज किसने किया था? 1895 के दशक में रोमानिया के जीव विज्ञान जॉर्ज पोलैंड ने किया था। इन्होंने ही खोज के लिए इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया था। इन्होंने ही राइबोसोम की खोज में इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया था। इसके लिए इसे नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया। राइबोसोम का नामकरण की बात करें 1858 ईस्वी में रिचर्ड वी रॉबर्ट ने प्रस्तावित किया था। खोजा कोई और ने, नाम कोई और रखा। हमारे शरीर में राइबोसोम जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं तो कैसे करते हैं? तो राइबोसोम को प्रोटीन को निर्माण करने के लिए 20 अमीनो अम्ल की ज़रूरत पड़ती है। कितने? 20 अमीनो अम्ल मिल करके एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। 10 गो अमीनो अम्ल मानव के शरीर में पहले से मौजूद रहता है और 10 को भोजन से प्राप्त करके एक प्रोटीन का निर्माण करता है। याद रखिएगा, 20 अमीनो अम्ल मिल करके एक प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन क्या करते हैं? हमारे शरीर में वृद्धि और विकास करते हैं। प्रोटीन का क्या कार्य है? हमारे शरीर में वृद्धि और विकास करने का कार्य करते हैं। इनके बाद बात करते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये रहा अंतःप्रद्रव्य जालिका का इमेज। अंतःप्रद्रव्य जालिका का खोज 1845 ईस्वी में अल्बर्ट क्लाइड और कीथ पोर्टल ने किया था। और अंतःप्रद्रव्य जालिका का खोज किसने किया था? अल्बर्ट क्लाउड और कीथ पोर्टर ने किया था। याद रखिएगा। इनके बाद बात करते हैं कोशिकाओं को फैला कर रखता है। ये क्या करते हैं? कोशिकाओं को फैला कर रखती हैं। इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल या कोशिका का कंकाल के नाम से भी जाना जाता है। यह कोशिका को पचकने नहीं देते हैं। कोशिका द्रव्य को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। कोशिका विभाजन के समय प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली का निर्माण में भाग लेता। इनके बाद चलिए बात करते हैं कोशिका से केंद्रक द्रव्य में आनुवंशिक पदार्थ ले जाने के कार्य करते हैं। ये जो होते हैं कोशिका, इसके कारण कोशिका की सत्ता क्षेत्र काफ़ी बढ़ जाती है। इनके बाद बात करते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक अंतःप्रद्रव्य जालिका होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आप समझे, ये रहा अंतःप्रद्रव्य जालिका का जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और इनके विषय में चलिए लगे हाथ देख लेते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका झिल्ली नुमा में सरल द्रव्य भरा रहता है, इसीलिए यह कोशिका द्रव्य में पदार्थ मुख्यतः प्रोटीन का संचार करती है। कोशिका परिवहन तंत्र का निर्माण करता है। दूसरे 2 नंबर पर रहता है खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका का ये रहा इमेज। इनके बाद बात करते हैं यह जो होती है चिकनी होती है। चिकनी कैसी होती है? चिकनी होती है। ये बसा मतलब चर्बी, बसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेता है। कुछ बसा प्रोटीन के साथ मिलकर कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद बात करते हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्मा। कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्मा की बात करते हैं। ये रहा कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्मा का इमेज। इनके बाद चलिए इनके विषय में देखते हैं। कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्मा, इसका कार्य कोशिका को सूखने नहीं देता। जीव द्रव्य की बात करें 1839 ईस्वी में पुरकिंजे द्वारा प्रदान किया गया था। 1837 ईस्वी में पुरकिंजे ने इसकी खोज की थी। किसका? जीव द्रव्य। कोशिका द्रव्य या कोशिका द्रव्य की बात किया जाए या जीव द्रव्य की बात किया जाए, बात एक ही होता है। आगे चल के हम समझा देंगे। जो पश्च मस्तिष्क पिंड में पाए जाने वाली कई शाखाएं वाले मद्रिकाओं वाली एक बड़ी तंत्रिकाएं होती है।
ये रहा केंद्रक द्रव्य का इमेज, समझे। अब चलिए इसके बाद बात करें जीव द्रव्य की खोज। जीव द्रव्य की खोज जो किया था डुजार्डिन ने किया था। कब? 1835 ईस्वी में। तथा सारकोड नाम दिया था। इन्होंने क्या नाम दिया था? सारकोड नाम दिया था। पुरकिंजे ने प्रोटोजोआ का नाम दिया था। पुरकिंजे ने क्या? प्रोटोजोआ। जीव द्रव्य की बात करें, खोज की डुरार्डिन ने किया था। नामकरण पुरकिंजे ने। जीवन का आधार बताया थॉमस हेक्सले ने। तो जीव द्रव्य के विषय में 3 बातें याद रखना। खोजा कोई और, नाम कोई और रखा, और जीवन का आधार कोई और बता दिया, याद रखिएगा। इनके बाद बात करते हैं मेलानिन के कारण मानव का रंग काला या गोरा होता है। काले रंग वाले व्यक्तियों को कैंसर की संभावना कम होती है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है ये लवक होता है। पादप कोशिका का जो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है ये क्या होते हैं? तो ये लवक होते हैं। लवक की खोज 1865 ईस्वी में सर्वप्रथम हैकेल ने किया था। लवक का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? 1865 ईस्वी में हैकेल ने। लवक का नामकरण AFWS थिम्पर ने किया था। लवक का नामकरण किया था, खोजा कोई और, नामकरण कोई और दे दिया, इसलिए आज AFWS थिम्पर को भी हम लोग जानते हैं। खोजा था हैकेल ने, अगर ये नाम रख देता यही लवक है, आज हम लोग सिम्पर को नहीं जानते। बकलोल इतना था कि खोज के हाथ में लेके घूम रहा था, और खोजने के बाद बताया भैया आ गया थिम्पर के पास, बोला अरे बैल यही तो लवक है। अगर ये हैकेल ने आज नाम रख दिया होता यही लवक है तो थिम्पर को आज हम लोग को पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। तो ये केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है लवक। लवक की बात किया जाए तो लवक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के। एक हरित लवक, ओवर्णित लवक और वर्णित लवक। एक एक करके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। हरित लवक और वर्णित लवक और ओवर्णित लवक के विषय में बात करते हैं हम लोग हरित लवक की। हरित लवक की खोज जो किया था ह्यूबॉन मोहल 1837 ईस्वी में। इसका ग्रीक शब्द का क्लोर, ग्रीक स्वाद, निर्माता को मिलाकर रखा गया था। इनके बाद बात करते हैं हरे पेड़ पौधे में ये भोजन का निर्माण करने का कार्य करते हैं। हरे पेड़ पौधे में जो होते हैं ये भोजन के निर्माण में कार्य करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती तथा तना में पाया जाता है। ये हरित लवक के कारण होता है। हरित लवक पत्ती तथा तना में पाया जाता है। हरित लवक भोजन परीक्षण पूछे जाते हैं, भोजन बनाने की क्रिया किस में होती है? तो हरे पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं तो पत्ती के द्वारा और हरित लवक के कारण होते हैं। इसके बाद बात करते हैं ओवर्णित लवक। ये पेड़ में भोजन को संग्रह करने का मतलब जमा करने का कार्य करता है। ये जड़ तथा फल में पाया जाता है। इसके बाद वर्णित लवक ये पेड़ पौधे को रंग प्रदान करता है। जैसे कि टमाटर मिर्च का रंग लाल होता है, ये लाइकोपिन के कारण होता है। गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है। चुकंदर विटामिन के कारण। फलों का रंग प्रदान करता है जेंथोफिल, याद रखिएगा। इनके बाद बात करते हैं सेंट्रोसोम या तारा का। सेंट्रोसोम या तारा का इसका कार्य है, ये रहा सेंट्रोसोम या तारा का इमेज। इसका कार्य है मानव शरीर में कोशिका विभाजन करने का। सेंट्रोसोम का क्या कार्य है? मानव शरीर में कोशिका विभाजन करने का कार्य। बात आते हैं सेंट्रोसोम के इतिहास में चलते हैं तो सेंट्रोसोम का खोज जो किया था सर्वप्रथम 1875 ईस्वी में वाल्थर फ्लेमिंग द्वारा संयुक्त रूप से इसे खोजा गया था, और 1876 ईस्वी में एडवर्ड वॉन बेटेडेन ने, और बाद में इसका वर्णन और नामकरण 1888 ईस्वी में थियोडोर बोरेवरी द्वारा किया गया था। सेंट्रोसोम का भी बुरा हाल है, खोजा कोई और ने, नाम कर दिया, नामकरण कोई और रख दिया। बात करते हैं मानव शरीर में सबसे अधिक कोशिका विभाजन की बात करें तो मानव शरीर में जो कोशिका विभाजन, सबसे पहले मानव शरीर में कोशिका विभाजन करने का कार्य करते हैं कौन? सेंट्रोसोम। तो सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहाँ होता है? तो लीवर में होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। मानव शरीर में सबसे कम कोशिका विभाजन जो होता है यह तंत्रिका तंत्र में होता है, जिसको न्यूरॉन
सेल के नाम से भी जाना जाता है। यह मनुष्य के मस्तिष्क में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? तंत्रिका तंत्र मनुष्य के मस्तिष्क में पाया जाता है, याद रखिएगा। कोशिका का अधिक विभाजन जो होता है ये कौन करता है? 90% सेंट्रोसोम करता है। तंत्रिका तंत्र में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, तो वहाँ पर जो है ये गिलियल सेल 10% करते हैं। जब भी गिलियल सेल ज़रूरत से ज़्यादा विभाजन कर देंगे तो शुरू में तो ट्यूमर होगा और आगे चल के कैंसर हो जाएगा। ये रहा ट्यूमर का इमेज और ये रहा कैंसर का इमेज, जिसको कि अब देखिए मनुष्य के शरीर में कोशिका विभाजन करने का काम करता है सेंट्रोसोम, और सेंट्रोसोम जो है तंत्रिका तंत्र में नहीं पाया जाता है। जब तंत्रिका तंत्र में नहीं पाया जाता है तो सेंट्रोसोम अगर मस्तिष्क में चोट लग गया तो कोशिका विभाजन करेगा कौन? इसके स्थान पर गिलियल सेल करता है। 10% ही गिलियल सेल करता है, तो गिलियल सेल को सेंट्रोसोम की तरह कोशिका विभाजन करने के लिए आता नहीं है। ये अनाप शनाप कोशिका विभाजन कर देता है, जिसके कारण मनुष्य के मस्तिष्क में हो जाता है शुरू में ट्यूमर, आगे चल के ब्लड कैंसर मतलब ब्रेन कैंसर होने की संभावना हो जाती है। इनके बाद ट्यूमर के कुछ ब्रेन में लक्षण है, ये आप देख सकते हैं। हम आपको एक बार समझा देते। जब ट्यूमर की कोई भी शिकायत आ जाए तो उल्टी होना, धुआंधार दिखना, दौरे पड़ना, सिर दर्द के साथ खांसी छींकना, सोते समय सिर दर्द का टूटना, सुबह सुबह सिर दर्द होना, ये सब है ट्यूमर के लक्षण, याद रखिएगा। इनके बाद चलिए ये रहा मनुष्य के मस्तिष्क का इमेज। इनके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सबसे अधिक कोशिका विभाजन की बात करें तो ये कहाँ पे होता है? तो चूहा, छिपकली, गेंडा का चमड़ा में होता है। सबसे अधिक कोशिका विभाजन किस में होता है? तो चूहा, छिपकली और गेंडा का चमड़ा में सबसे अधिक कोशिका विभाजन होता है। ये केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। आप लोग देखे होंगे घर में जो छिपकली होती है उसकी पूंछड़ी काट दीजिएगा, 4 दिन के बाद पुनः उसी तरह से हो जाएगा, समझे। इनके बाद बात आते हैं केंद्रक पे। केंद्रक की चर्चा करते हैं। केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है, डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है, जीन के अंदर आनुवंशिक पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये 4 चीज़ जो पढ़ेंगे इसके पहले हम लोग केंद्रक के विषय में देखते हैं। केंद्रक में केंद्रक कोशिकाओं, केंद्रक की खोज जो किया था यह रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। केंद्रक जो होते हैं ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं में स्थित होते हैं। अब बात करते हैं केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इस तरह से आकार होता है, जिसको हिंदी में हम लोग गुणसूत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये रहा क्रोमोसोम का इमेज। हम आपको बहुत सारे इमेज लगाए हुए हैं। आप चलिए प्रत्येक मनुष्य के शरीर में क्रोमोसोम की बात करें तो ये 46 पाए जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितना पाए जाते हैं? 46 पाए जाते हैं। वाल्टन, सटन और थियोडोर व आवेरी ने स्वतंत्र रूप से 1902 ईस्वी में आनुवांशिक गुणसूत्र सिद्धांत का विकसित किया। 3 वैज्ञानिक मिला और 1902 ईस्वी में आनुवांशिक के गुण सिद्धांत को विकसित किया। ओटो बुल्सली उन संरचनाओं को पहचानने में पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुणसूत्र के रूप में सजाया और जाति, जीव जाति और गुणसूत्र के विषय में बताया। इनके बाद चलिए गुणसूत्र की बात करें। एस्केरी इसमें 2 गो गुणसूत्र पाए जाते हैं जो सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं। मच्छर में 6 गो गुणसूत्र पाए जाते हैं। घरेलू मक्खी में 12 गो गुणसूत्र पाए जाते हैं। मटर में 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्याज में 16 गुणसूत्र। मक्का में क्रोमोसोम की संख्या 20 होती है। टमाटर में 24, मेढक में 26, नींबू में 18 या 36, बिल्ली में 38 गो क्रोमोसोम पाए जाते हैं। चूहा की बात किया जाए, चूहा में 40, गेहूं में 42, खरगोश 44, मनुष्य 46, आलू में 48, चिंपैंजी में भी 48, तंबाकू में भी 48 गो गुणसूत्र पाए जाते हैं। घोड़ा की बात किया जाए तो घोड़ा में 64, कुत्ता में 78, कबूतर में 80, टेरिकोकाइट्स में 300 से 600 के बीच क्रोमोसोम पाए जाते हैं और जिसमें सबसे अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। बस समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। सबसे अधिक गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं?
काइट्स में सबसे अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अब पढ़ेंगे हम लोग डीएनए के विषय में। किसके विषय में? डीएनए के विषय में। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डायऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा, डायऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। यह है डीएनए का संरचना। इन दोनों में ने वास्तव में क्या खोजा? ये दो वैज्ञानिक जो थे, इन दोनों ने वास्तव में खोजा क्या क्या? बहुत से लोग मानते हैं, बहुत सी लोग की मान्यता है कि अमेरिकी जीव विज्ञान जोहान्स वाटसन और भौतिक विज्ञान अंग्रेजी विज्ञान भौतिकी के जो फ्रांसिस के थे, इन्होंने फ्रांसिस के क्रिक और जोहान्स वाटसन ने 1950 ईस्वी के दशक में डीएनए की खोज की। तो डीएनए की खोज किसने किया था? क्रिक ने और वाटसन ने। कब? 1950 के दशक में। हकीकत में ऐसा नहीं है, बल्कि डीएनए की पहचान सबसे पहले 1860 के दशक में के अंत में स्विस के रसायनज्ञ फ्रेडरिक मिशन ने ही की थी। अब चलिए डीएनए की आकार की बात करते हैं। डीएनए की आकार जो होता है ये स्प्रिंग के तरह होता है। इससे पहले जो हम इमेज में देखा है। डीएनए की कार्य की बात करें तो डीएनए न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। किसका बना होता है? याद रखिएगा, डीएनए किसका बना होता है? न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण पर नियंत्रण करता है। डीएनए जो है हमारे शरीर में प्रोटीन संश्लेषण पर नियंत्रण करता है। और डीएनए की कार्य की बात करें, ये डीएनए जीन की इकाई होती है। डीएनए आनुवंशिक कार्य की इकाई होती है और डीएनए की इकाई जीन होती है। याद रखिएगा, डीएनए की इकाई क्या होती है? जीन होती है। डीएनए जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशन ले जाने की कार्य करता है। डीएनए जो है हमारा जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशन ले जाने का कार्य करती है। जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशन का अर्थ हुआ जैसन गुण हमारे माता पिता में रहेगा वैसन गुण हम लोग में भी हो जाएगा। डीएनए में 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। डीएनए में कितने प्रकार के क्षार पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। एडमिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। याद रखिएगा, डीएनए में 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। एडमिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। अब बात करते हैं डीएनए के बाद आती है आनुवंशिक। आनुवंशिक की खोज जो किया था इसे पहली बार 19वीं शताब्दी के अंत में भौतिक ग्रेड मेंडल द्वारा खोजा गया था। तो डीएनए का जीन का जो सर्वप्रथम खोज किया था 19वीं शताब्दी में ग्रेगर मेंडल ने इसकी खोजी थी। हरगोविंद खुराना एक भारतीय वैज्ञानिक थे। इन्होंने डीएनए के अंदर छेड़छाड़ किया। क्या किया? छेड़छाड़ किया। हरगोविंद खुराना केंद्रक को निकाला, केंद्रक के अंदर में छेड़छाड़ किया एवं उनके क्रम को सजाया। इसके लिए उसे नोबेल पुरस्कार 1968 ईस्वी में दिया गया था। अब देखिए क्या क्या इन्होंने छेड़छाड़ किया। हम इससे पहले बताएं, हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। तो उसी तरह से इंग्लैंड की जी एक गाय थी और डेनमार्क में पाए जाते हैं होल्स्टीन गाय, जो एक दिन में 80 लीटर दूध देती है। और भारत में फिजिशियन गाय जो है 80 लीटर दूध देती है। दोनों का केंद्रक निकाल के, राइबोसोम निकाल करके होल्स्टीन फिजिशियन गाय बना दिया गया, जिसको हम लोग आज दोगली जर्सी के नाम से भी जानते हैं। ये रहा डीएनए की संरचना। ये है डीएनए। डीएनए का मतलब होता है डबल बॉन्ड संरचना। आरएनए का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड संरचना। आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये डीएनए है, ये आरएनए है। ये डीएनए है, ये आरएनए है। आरएनए का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड संरचना, डीएनए का मतलब होता है डबल बॉन्ड संरचना। अब चलिए डीएनए के विषय में और कुछ जानते हैं। डीएनए को पहली बार कार्ल वर्ग ने देखा था। डीएनए को पहली बार कब किसने देखा था? कार्ल वर्ग ने। वाटसन एवं क्रिक ने 1853 ईस्वी में प्रकाश संश्लेषण के सिद्धांत में डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोसाइड का बना होता है
इन्होंने डीएनए का जो सिद्धांत दिया था प्रकाश संश्लेषण में, वाटसन एवं क्रिक ने 1853 ईस्वी में। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोसाइड का बना होता है। डीएनए मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। डीएनए मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक न्यूक्लियोसाइड, एक फास्फोसाइड। इसमें फास्फोरस तत्व पाए जाते हैं। न्यूक्लियोसाइड दो प्रकार के होते हैं, जिसे एक शुगर बेस होता है और एक राइबोज बेस होता है। राइबोज बेस की बात करते हैं, शुगर बेस पे पहले देख लेते हैं। शुगर बेस में जो है ये एक राइबोज बेस, एक और डाई राइबोज डीएनए होता है। वो नाइट्रोजन बेस होता है। नाइट्रोजन बेस में मुख्यतः दो प्रकार के क्षार पाए जाते हैं, एक प्यूरिन और एल्रोमेनिन। और प्यूरिन में दो प्रकार के क्षार पाए जाते हैं, एक एडमिन और एक ग्वानिन। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पायरीमेडिन इनकी बात करें, इसमें दो प्रकार के क्षार पाए जाते हैं, एक साइटोसिन, एक थायमिन। भारत के प्रयोगशाला में डीएनए की जांच किया जाता है। भारत की प्रयोगशाला में डीएनए की जांच किया जाता है। और कोरोना वायरस की जो समस्या आई थी, वायरस से होने वाले जितने भी रोग हैं ये आरएनए को प्रभावित करती है। कोरोना वायरस भी हमारे शरीर में आरएनए को प्रभावित किया। डीएनए से आरएनए में परिवर्तन को कहलाते हैं ट्रांसफर। आरएनए से डीएनए में परिवर्तन कहलाता है रिवर्स ट्रांसफर। याद रखिएगा। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है। हमारे शरीर में आरएनए किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। आरएनए में चार प्रकार के क्षार पाए जाते हैं, एडेनिल, यूरोसिल, ग्वानिन, साइटोसिन। चार प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। इनके बाद उम्मीद है ये समझ में आई होगी। ये डीएनए आरएनए की इमेज है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आरएनए पर शोध से कई महत्वपूर्ण जैविक खोजें और कई नोबेल पुरस्कार भी मिले हैं। न्यूक्लिक एसिड की खोज 1868 ईस्वी में फ्रेडरिक मिशन ने की थी, जिन्होंने इस पदार्थ का न्यूक्लियन कहा, क्योंकि नाभिक में ये पाए जाते हैं। जिन्हें क्या कहा गया? न्यूक्लिक कहा गया, जो नाभिक में पाए जाते हैं। आरएनए मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, एक एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए का क्या काम है? ये मैसेंजर का काम करता है। मैसेंजर का मतलब हुआ कि हमारे शरीर में ये सूचना पहुंचाने का कार्य करती है। केंद्रक के बाहर अमीनो एसिड को सूचना पहुंचाता है। टीआरएनए ये ले जाने का कार्य करती है, या तो अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ये पहुंचाने का कार्य करती है टीआरएनए। आरआरएनए जो है ये हमारे शरीर में 20+20 अमीनो एसिड मिल करके एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये हमारे शरीर में राइबोसोम। याद रखिएगा। अब ऐसे याद रखते हैं, एक हो गया एमआरएनए, एक टीआरएनए, एक आरआरएनए। ये क्या काम करता है? जब भी हम कोई भी चीज़ पदार्थ खाते हैं तो हमारे शरीर में 10 ठो पहले से अमीनो एसिड मौजूद रहता है। ये क्या करते हैं? मैसेंजर सूचना देता है तो ये पकड़ लेता है, और टीआरएनए जो है ये इसको लेके पहुंचा के राइबोसोम तक पहुंचा देता है, और 10 गो यहाँ पहले से 10 गो भोजन से प्राप्त करके और यहाँ से 20 गो मिल करके एक प्रोटीन का निर्माण करता है। कार्ल बोसे और सेरोबार के विषय में अब देखते हैं। कार्ल बोसे और सेरोबार, इन दोनों ने बताया था आरएनए की संरचना सर्पिलाकार होती है। आरएनए की संरचना कैसी होती है? सर्पिलाकार। आपको दिख रहा होगा ये आरएनए की संरचना और सर्पिलाकार होती है। आरएनए जो होता है सिंगल हेलिक्स एकल होता है। आरएनए सिंगल हेलिक्स एकल होता है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। आरएनए किसका बना होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड बना होता है। केंद्रक में कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं। केंद्रक में क्या पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन की बात करें तो मानव शरीर में सेंट्रोसोम, पेड़ पौधों में कोशिका प्लेट करते हैं। कोशिका विभाजन मानव शरीर में कौन करता है? सेंट्रोसोम। पेड़ पौधे में कोशिका प्लेट। कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार। एक होता है कि ओसूत्री विभाजन। ओसूत्री विभाजन जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। ओसूत्री विभाजन किसमें पाए जाते हैं? ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। जैसे कि ये आपके सामने इमेज रहा। जीवाणु में क्या होते हैं? ओसूत्री विभाजन होते हैं। जीवाणु को सबसे पहले 1676 ईस्वी में डच वैज्ञानिक एंटियो वेन ल्यूवेनहॉक ने एक लेंस वाले सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा था, जिन्हें उन्होंने स्वयं बताया था।
तो डीएनए को सर्वप्रथम किसने देखा था? जीवाणु को 1676 ईस्वी में एक डच का वैज्ञानिक था एंटियोविन लियोवेनहॉक ने। तो जीवाणु का खोज किसने किया? एंटियोविन लियोवेनहॉक ने किया था। यह जीवाणु का इमेज रहा। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह है विषाणु। विषाणु का ये रहा इमेज। कोरोना वायरस में आप इस तरह से देखे होंगे, बहुत ही ट्रेंडिंग में था विषाणु। इनके बाद चलिए विषाणु का इमेज ही इस तरह से होता है। इसके बाद सूक्ष्म जीव की बात करते हैं। सूक्ष्म जीव में भी क्या होते हैं? ओसूत्री विभाजन होते हैं। इसके बाद बात करते हैं समसूत्री। समसूत्री विभाजन का मतलब हुआ कोशिकाओं पर होने वाले नियंत्रण टूट फूट की भरपाई करना समसूत्री विभाजन होते हैं। जैसे छिपकली की पूंछ में 90% विभाजन कोशिकाओं में ही किए जाते हैं। जनन कोशिकाओं को छोड़कर पूरे शरीर में ये समसूत्री विभाजन किए जाते हैं। समसूत्री का विभाजन का अर्थ हुआ जैसा हमारा अंग जो है समान रहेगा वैसने अंग से विभाजन कर दिया जाएगा। बस समझे? उम्मीद है यह समझ में आई होगी। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक मदर सेल, इसमें एक मदर सेल को टूटकर 2 डॉटर सेल में अलग किए जाते। इसमें क्रोमोसोम की संख्या समान होती है। यह मुख्यतः 5 फेस में होता है। एक होता है इंटरफेस, यह सबसे बड़ी अवस्था होती है। इंटरफेस में क्या होता है कि डीएनए का निर्माण तथा क्रोमोसोम को अलग करने का कार्य करती है। इंटरफेस में डीएनए का निर्माण तथा क्रोमोसोम को अलग होने का कार्य करती है, अलग करने का कार्य करती है। सबसे बड़ी अवस्था होती है। बी पे होता है प्रोफेस। धागा, यह तुर्क धागा का निर्माण करता है, केंद्रक में विभाजन होता है। एक मेटाफेस होता है। तुर्क धागा या तुर्क धागा का पूर्ण निर्माण तथा अध्ययन की सुविधा के अनुसार सबसे अति महत्वपूर्ण होता है। चलिए नेक्स्ट है 4 नंबर, एनाफेस। यह सबसे छोटी अवस्था होती है। अवस्था क्रोमोसोम में होती है तथा कोशिकाओं के अंग ध्रुव की ओर चले जाते। एक होता है टेलोफेस। टेलोफेस यह शरीर की सबसे अंतिम अवस्था होती है। इसका कार्य मुख्य रूप से कोशिकाओं पर अंग पर होता है। ये मुख्य रूप से कहाँ होते हैं? इसका कार्य पूर्ण कोशिकाओं के सभी अंग आ जाते हैं। इनके बाद आता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में जो होते हैं ये जनन कोशिकाओं में होते हैं। जब भी जनन कोशिका की बात करें तो जनन कोशिका मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक महिलाओं में होता है और एक पुरुष में होता है। महिला का जनन कोशिका और एक पुरुष का जनन कोशिका। पुरुष की मेल, महिलाओं को फीमेल कहते हैं। पुरुष की बात करें, पुरुष का जो मुख्य जनन अंग है वृषण है। पुरुष का मुख्य जनन अंग क्या है? वृषण है। वृषण की संख्या पुरुष में 2 होती है। समझे? वृषण की संख्या मनुष्य पुरुष में कितने होती है? 2 होती है। वृषण के अंदर शुक्राणु पाए जाते हैं। वृषण के अंदर क्या पाए जाते हैं? शुक्राणु पाए जाते हैं। शुक्राणु के अंदर क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। पुरुष में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं ये XY पाए जाते हैं। ये पुरुष स्प्रिंट हो गया। और ये 46 को क्या होते हैं? खंडन होते हैं। 46 को गुणसूत्र 2 खंड में होता है। 2 खंड में क्या क्या होते हैं? एक जो होता है 44 को होता है ऑटोसोम, 2 को होता है ओलोसोम। ओलोसोम की बात करें, इनके विषय में अलग से चर्चा करते हैं। अब महिलाओं को देख लेते हैं। महिला का जो मुख्य जनन अंग है ये अंडाशय है। महिला का मुख्य जनन अंग क्या है? अंडाशय। हम आपको एक इमेज में दिखाते हैं। ये रहा महिला का जनन अंग। महिला का जनन अंग ये रहा आपके सामने में। यह अंडवाहिनियाँ, जिसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। ये अंडवाहिनियाँ। इसके बाद है अंडाशय, जिसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। ये है गर्भाशय। ये आपको जो दिख रहा है ये है गर्भाशय। जब हम लोग जनन चैप्टर पढ़ेंगे इसकी चर्चा पूर्ण रूप से वहाँ करेंगे। ये है ग्रीवा, ये है योनि। संभोग की क्रिया योनि में ही होती है। यहाँ से ग्रीवा के माध्यम से शुक्राणु जो है कहाँ पर पहुँचती है? फेलोपियन ट्यूब में। अंडवाहिनियों से अंडाणु निकलता है। इसके बाद फेलोपियन ट्यूब में चल जाती है। इस तरह से यहाँ क्या होने लगते हैं? बच्चा का निर्माण होता है। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इधर भी आपको हम फिगर लगाए हुए हैं। ये महिलाओं का मुख्य जनन अंग है। बात समझे? अब चलिए देख लेते हैं। प्रत्येक महिलाओं में अंडाशय की संख्या 2 पाई जाती है। प्रत्येक महिलाओं में अंडाशय की संख्या कितनी पाई जाती है? 2 पाई जाती है। अब देखिए, एगो अंडाशय इधर है, एगो अंडाशय इधर है। 2 को प्रत्येक महिलाओं में अंडाशय की संख्या 2 पाई जाती है। अंडाशय के अंदर अंडकोश पाए जाते हैं। अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं? अंडकोश। अंडकोश के अंदर अंडाणु पाए जाते हैं। अंडकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं? अंडाणु पाए जाते हैं। अंडाणु के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अंडाणु के अंदर क्या पाए जाते हैं?
क्रोमोसोम, जिसको हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। महिलाओं में गुणसूत्र की बात करें तो XY पाए जाते हैं। महिलाओं में गुणसूत्र कौन कौन से पाए जाते हैं? XY पाए जाते हैं। प्रत्येक महिलाओं में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। क्रोमोसोम को भी हम लोग महिलाओं में 2 पार्ट में पढ़ते हैं। एक होता है 44 गो ऑटोसोम और 2 गो ऑलोसोम, याद रखिएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन का मतलब वो आधा आधा टूटकर अलग होगा। 22 गो ऑटोसोम मिलेंगे किससे? पुरुष से, और 22 गो मिलेंगे महिलाओं से, मिलकर 44 गो ऑटोसोम मिल करके ये हमारे शरीर में, महिलाओं के शरीर में बच्चे का निर्माण करता है। और एगो पुरुष से एगो महिलाओं से ऑलोसोम मिल करके ये क्या करते हैं? बच्चे का लिंग निर्माण करते हैं। बस समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अगर पुरुष का एक्स और महिलाओं का एक्स मिलकर ये एक बच्चा का निर्माण होता है तो यह संभवतः लड़की होने की संभावना होती है। अगर पुरुष का वाई महिला का एक्स गुणसूत्र मिल करके बच्चा का निर्माण होता है, यह संभवतः लड़का होने की संभावना होती है। बात समझे? उम्मीद है यह समझ में आई होगी। अब चलिए लगे होते यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर देख लेते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की बात किया जाए, इसमें लगे होते देख लेते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या अंतर है। बात करते हैं आकार की। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक की आकार। इसके आकार जो होता है 0 से 1 या 10 तक UM तक होता है। और यूकैरियोटिक की जो होता है 10 से 100 UM इसका आकार होता है। आनुवंशिक पदार्थ जो होते हैं, वृत्ताकार DNA, कोई रेखीय DNA नहीं, और DNA से संबंधित हिस्टोन नहीं होते। केंद्रक भार के रूप में यह केंद्रक झिल्ली नहीं होते हैं। हिस्टोन होते हैं क्या इसमें? यूकैरियोटिक में हिस्टोन होते हैं, DNA भी इसमें होते हैं, अणु लिपटे रहते हैं, गुणसूत्र रेखीय एवं स्पष्ट होते हैं, केंद्रक झिल्ली होती है। केंद्रीय पदार्थ की बात करें, केंद्रीय पदार्थ की कोशिका द्रव्य में DNA होता है और सुस्पष्ट केंद्रक के अंदर होता है। कोशिकांग की बात करें तो ये कोई भी झिल्ली बद्ध कोशिकांग नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी पिंड, लाइसोसोम कोशिका में ये विद्यमान रहते हैं। कोशिका भित्ति की बात करें सदा मौजूद रहते हैं। इसमें पेप्टिडोग्लाइकन जंतु में कोशिका नहीं होते, तो बल्कि पादप में, कवकों में सेलुलोज काइटिन की बनी होती है। मीजोसोमों द्वारा होता है। इसमें श्वसन की क्रिया की बात करें मीजोसोमों द्वारा होता है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं का जो श्वसन होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, और प्रोकैरियोटिक में मीजोसोमों के द्वारा होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जैसे अलैंगिक और लैंगिक उदाहरण जैसे प्रोस्टोकीटवा कवक पादक प्राणी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जैसे हो गया इसमें जनन की क्रिया की बात करें, इसमें अधिक अलैंगिक उदाहरण के लिए बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल इसके अंतर्गत आते हैं। बात समझे? यह था आज का कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर किए, और पूरा फुल फाउंडेशन जितना था कोशिका से संबंधित हम महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की है। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम का चीज़ होगा और समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्यारे से छोटे से हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो अगर अच्छी लगी तो बेल आइकन का घंटी ज़रूर से दबाइएगा। घंटी दबाने के बाद अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किए तो शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। या PDF डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है यह समझ में आई होगी। शेयर नहीं करते हैं अपने दोस्तों के बीच, शेयर से ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से पर डे टॉप 10 करंट अफेयर्स का वीडियो आपको मिल रहा होगा। करंट अफेयर्स के साथ साथ हम बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं, बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट में मिल रहा होगा। और वीडियो देखकर आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा है वीडियो। इनके बाद फुल फाउंडेशन पर डे हम लोग संडे निश्चित डिसीजन लिए क्या संडे जो है हम लोग फुल फाउंडेशन बायोलॉजी का क्लास दे रहे हैं।
अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। करने के बाद शेयर नहीं किया तो शेयर अपने दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।